सबसे पहले आप सभी को मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। NISM सीरीज 8 की यानी इक्विटी डेरिवेटिव सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन की जितने भी वीडियो मैंने इस प्लेलिस्ट में डाला हूँ YouTube में, आशा करता हूँ हर एक वीडियो आपने देखे हैं और अच्छा से सीखने की कोशिश की है। मैं अपने तरफ से 100% देने की कोशिश की और आसान लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मेरा सारे वीडियो देखने के बाद आप अगर मेरा मॉक टेस्ट भी देखेंगे और उसके बाद आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे, NISM सीरीज 8 की एग्जामिनेशन को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं कुछ मॉक टेस्ट के ऊपर डिस्कशन करूंगा, तो ये मॉक टेस्ट नंबर 1 है। हर एक मॉक टेस्ट में 25 सैंपल क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। ये ऐसी क्वेश्चन है जिस तरह की क्वेश्चन आप NISM सीरीज 8 की एग्जामिनेशन में आपको मिल सकती है। तो इस तरह का कई सारे वीडियो मैं अपलोड करूंगा और हर एक मॉक टेस्ट में आपको 25-25 क्वेश्चन मिलेगा। तो आशा करता हूँ ये सारे वीडियो देखने के बाद एक ही बार में आसानी से आप अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं एक एक करके क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसका प्रोबेबल आंसर ऑप्शन भी दिखाऊंगा। आपको वीडियो पॉज करके आपको गेस करना है और उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। आप चेक करके देखिए कि आपके आंसर के साथ मेरा जो आंसर है या फिर आपके सोच के साथ मेरा जो सोच है दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे और प्रोबेबल आंसर ऑप्शन है ये। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और आंसर को गेस कीजिए। चलिए आशा करता हूँ आपने गेस कर लिया। अब मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, एक स्पेकुलेटर मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है या फिर नीचे गिर सकती है। अगर उनको ये फील होता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, वो स्टॉक को बाई कर लेते हैं, और अगर उनको लगता है कि मार्केट गिर सकती है, ऐसे केसेस में स्टॉक को सेल कर लेते हैं। अब सवाल है, स्पेकुलेटर जो सोच रहे हैं क्या वो हमेशा करेक्ट होती है? ऐसा नहीं होती है। स्पेकुलेटर का जो अनुमान है कभी सही भी हो सकती है, कभी गलत भी हो सकती है। इसीलिए ये बहुत ही रिस्की है। इसीलिए एक स्पेकुलेटर रिस्क को लेते हैं। और एक हेजर के बारे में अगर बात करें, हेजर एक ऐसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स है जिसके पास पहले से ही स्टॉक का पोजीशन रहता है और उस स्टॉक का पोजीशन का जो रिस्क है उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए दूसरी पोजीशन लेते हैं जिसको हेज करते हैं। इसी तरह एक हेजर अपना नुकसान से बचते हैं, यानी वो अपना रिस्क को कम कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक स्पेकुलेटर रिस्क लेते हैं और हेजर रिस्क को कम करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, तो आंसर है ऑप्शन बी। अगर इस क्वेश्चन के बारे में आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा चैप्टर 1 की जो वीडियो है, जो बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, वो वाला वीडियो देख सकते हैं। टाइमलाइन है 14 मिनट्स 32 सेकंड्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है और ये आपका ऑप्शन है। अब गेस कीजिए। आशा करता हूँ आपने गेस कर लिया है। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो बायर होता है वो हमेशा प्रीमियम पे करते हैं, चाहे वो OTM में काम करे या फिर ITM में काम करे या फिर ATM में काम करे। जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट को बाई करते हैं तो बायर को हमेशा प्रीमियम देना पड़ता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉल ऑप्शन बाई किए हैं, तो कॉल ऑप्शन का मतलब है मार्केट बुलिश है, तभी एक बायर कॉल ऑप्शन को चूज करते हैं। अगर मार्केट बेयरिश होती है तो ऐसे केसेस में वो पुट ऑप्शन चूज करते हैं। तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन है, इसका मतलब बायर को लगता है कि मार्केट बुलिश होने वाली है। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो आप चैप्टर 4 पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमलाइन रहेगी 20 मिनट 23 सेकंड्स। अब थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है और इसके रिलेटेड जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं। आप वीडियो पॉज कीजिए और गेस कीजिए। आशा करता हूँ आपने गेस कर लिया है। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आपको समझना होगा वैल्यू एट रिस्क क्या है। देखिए, वैल्यू एट रिस्क जो यहाँ पे लिखा है इसका शॉर्ट फॉर्म है वार, VAR। नॉर्मली इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। वैल्यू एट रिस्क का मतलब यही है किसी भी स्टॉक का उसका रिस्क लेवल क्या, मैक्सिमम कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, यानी एक दिन के इंट्राडे ट्रेडिंग में उसका मैक्सिमम लॉस कितनी हो सकती है। तो इसी तरह एक स्टॉक का रिस्क लेवल को मेजरमेंट की जाती है। तो उसके हिसाब से आपको समझ में आया होगा, जो आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी। तो वार के बारे में आपको अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो चैप्टर 7 की वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कशन की। वीडियो में टाइम लेंथ रहेगी 21 मिनट्स 20 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके स्क्रीन पे है और इसके रिलेटेड जो आंसर ऑप्शन है ये है। आप चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए। आशा करता हूँ आपने गेस कर लिया है। चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए, ये ग्रीक का ऑप्शन है, जहां पर डेल्टा, थीटा, रो, इस टाइप के ग्रीक वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं। तो रो जो है वो हमेशा
मार्केट की जो इंटरेस्ट रेट है उसके साथ कनेक्टेड रहती है। तो आशा करता हूँ आपको आंसर समझ में आया। तो आपके लिए आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए, आप चाहे तो मेरा वीडियो चैप्टर 4 पार्ट 2 वाला देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइम लाइन रहेगी 27 मिनट्स की। वहां पर जाइए, आप देखिए, जहां पर मैंने आरएचओ के बारे में डिस्कशन किया, डेल्टा के बारे में डिस्कशन किया, थीटा के बारे में डिस्कशन किया और वेगा के बारे में भी डिस्कशन किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 को दिखाता हूं। ये आपके स्क्रीन पे है और ऑप्शन भी इसके साथ साथ है। आप गेस कीजिए। आशा करता हूं आपने गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि एक इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि मार्केट गिरने वाली, लेकिन उसके पास स्टॉक्स है। मार्केट गिर सकती है लेकिन वो अपना स्टॉक को बेचना नहीं चाहती है, अपना पोर्टफोलियो को बेचना नहीं चाहती। तो ऐसे केसेस में मार्केट अगर गिर जाती है तो उसका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें लॉस हो सकती है। तो क्या करे, उसके लिए दूसरा रास्ता लेती है, जहां पर वो इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट करने का मतलब है मार्केट गिरने से उसको फायदा आती है। तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर के पास पहले से एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है यानी एग्जिस्टिंग स्टॉक है, उसमें लॉस होने की संभावना है। तो इसीलिए वो दूसरा पोजीशन ले रही है जहां पर इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर शॉर्ट पोजीशन ले रही है। तो इस तरह की जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स होती है उसको हम लोग हेजर कहते हैं, यानी यहाँ पर इन्वेस्टर एक हेजर के रूप में काम कर रही है। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया। तो आंसर क्या हो सकता है? आंसर है ट्रू। इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए, चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने बेसिक ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो का टाइमलाइन रहेगी 14 मिनट 32 सेकंड्स। आप बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके सामने है और इसका प्रोबेबल आंसर ऑप्शन ये है। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूं आपने गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आंसर बताता हूं। देखिए, एबीसी कंपनी का शेयर का प्राइस 5 रुपया इंक्रीज हुई है और इसकी ऑप्शन की जो डेल्टा है वो 0.5 है। अब यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है कि ऑप्शन प्राइस कितनी चेंज होगी, मतलब इंक्रीज तो होगी, कितनी इंक्रीज होगी। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको डेल्टा क्या है समझना पड़ेगा। डेल्टा किसी भी अंडरलाइंग एसेट की प्राइस की छोटी सी चेंजेस जो होती है उसी का ऑप्शन वैल्यू का सेंसिटिविटी है। यानी ये सिंपल सी चीज है, जितनी प्राइस इंक्रीज होती है उसको डेल्टा ऑप्शन के द्वारा मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस 5 रुपया इंक्रीज हुई है और इसकी ऑप्शन की डेल्टा जो वैल्यू है 0.5 है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें 5 इंटू 0.5 तो आपके सामने आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 रुपया 50 पैसा। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो चैप्टर 4 पार्ट 2 वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमलाइन रहेगी 24 मिनट्स 32 सेकंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने है, ऑप्शन भी उसके साथ है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूं आपने गेस कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, शेयर मार्केट में क्लियरिंग मेंबर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास लिक्विड एसेट रखते हैं, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट होती है, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जाती है, जिसकी वजह से नुकसान होने की भी संभावना है। इस तरह की नुकसान को M2M यानी मार्क टू मार्केट लॉस कहा जाता है। तो इस तरह की लॉस को मेकअप करने के लिए यानी एडजस्ट करने के लिए हर क्लियरिंग मेंबर को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास लिक्विड एसेट रखना पड़ता है। तो वही चीज यहाँ पे कह रही है। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखी है ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो आपके लिए आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो चैप्टर 7 ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमलाइन रहेगी 6 मिनट 00 सेकेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके सामने है और इसके रिलेटेड जो आंसर है ये नीचे है। अब वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर ली है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूं। देखिए, एबीसी नाम का जो कंपनी है उसकी शेयर प्राइस है 6300 रुपया। तो इसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदी जा रही है और एक कॉन्ट्रैक्ट का जो लॉट साइज है वो है 50। तो सिंपल सी बात है, अगर लॉट साइज की वैल्यू कैलकुलेट करना है यानी टोटल टर्नओवर कैलकुलेट करना है तो ऐसे केसेस में नंबर ऑफ शेयर्स के साथ शेयर की जो प्राइस है वो मल्टीप्लाई करना चाहिए। यानी एक शेयर का प्राइस 6300 रुपया और आप 50 शेयर्स खरीद रहे हैं तो टोटल शेयर्स की वैल्यू होगी 6300 इंटू 50। तो उसके हिसाब से आपके पास आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3,15,000 रुपये। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के हिसाब से आप चैप्टर 3
पार्ट 1 वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमलाइन रहेगी 23 मिनट्स 41 सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये आपके सामने है और आपके लिए ऑप्शन रहेगा ये। अब वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनर्जी रिसोर्स की डेरिवेटिव की एग्जाम्पल मांगी है। तो एनर्जी रिसोर्स में कई सारे डेरिवेटिव की एग्जाम्पल होती है, जैसे कि मान लीजिए क्रूड ऑयल या फिर ऑयल रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है, क्रैक्स है, कोल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे के सारे एनर्जी रिसोर्स की डेरिवेटिव है। उसी तरह नेचुरल गैस भी एक एनर्जी रिसोर्स की डेरिवेटिव है। तो सिंपल सी बात है, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेचुरल गैस फ्यूचर्स। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के हिसाब से आप चैप्टर 1 यानी बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव की वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमलाइन रहेगी 5 मिनट 45 सेकंड्स। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बताऊंगा। ये आपके स्क्रीन पे है क्वेश्चन का प्रोबेबल आंसर ऑप्शन ये है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डेरिवेटिव मार्केट की स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक्सचेंज किस तरह काम करती है, यानी एक्सचेंज का मेन फंक्शन क्या है। कई तरह का फंक्शन होती है, उनमें से जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट यानी स्टॉक को जो खरीदी जाती है, बेची जाती है, उसके लिए जो मार्जिन जरूरत पड़ता है वो मार्जिन कितनी लगेगी, क्या पूरा मार्जिन लिया जाएगा या थोड़ी कम लिया जाएगा, ये सारे प्रोसेस एक्सचेंज करती है। इस तरह एक्सचेंज बायर और सेलर दोनों को प्रोटेक्ट करती है। तो समझ गए होंगे, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पे आप चैप्टर 7, जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया, वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमलाइन रहेगी 19 मिनट्स 10 सेकंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये आपके स्क्रीन पे है और इसके रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन ये है। वीडियो को पॉज करके आप आंसर को गेस कीजिए। आशा करो तो आपने गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है, किसी भी इंडेक्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे 2 इंपॉर्टेंट कौन सी चीज को ध्यान रखा जाता है। जब मैंने इस सिलेबस का जो इंडेक्स चैप्टर मैंने डिस्कशन किया, वहां पर मैंने क्लियरली बोला था, जब इंडेक्स कंस्ट्रक्शन की जाती है तब स्टॉक की डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडिटी के ऊपर ध्यान रखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डाइवर्सिफिकेशन एंड लिक्विडिटी। इसके बारे में आपको अगर अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पे चैप्टर 2, जहां पर मैंने अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स के बारे में डिस्कशन किया, वो वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमलाइन रहेगी 29 मिनट्स 54 सेकंड्स। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन का जो प्रोबेबल आंसर ऑप्शन है ये आपके सामने। तो वीडियो को पॉज करके आप आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, सूर्या नाम का एक इन्वेस्टर है, एबीसी नाम का एक कंपनी का स्टॉक्स अप्रैल का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को लॉन्ग पोजीशन ले रखे, यानी एबीसी स्टॉक को 1200 रुपया पर शेयर्स को उसने खरीद के रखे हैं। यानी एबीसी कंपनी के जो शेयर्स है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का, हर एक शेयर्स 1200 रुपया में है। इस तरह की 1200 रुपये के शेयर्स उसने लॉन्ग पोजीशन ले रखे, यानी खरीद के रखे हैं। अब सिंपल सी बात है, मिस्टर सूर्या को नुकसान कब हो सकती है, जब शेयर प्राइस 1200 के नीचे होगी। 1200 या फिर 1200 के ऊपर अगर होती है शेयर प्राइस, कभी नुकसान नहीं होती। 1200 के ऊपर अगर होती है तो उसको प्रॉफिट मिलती है। लेकिन फ्यूचर प्राइस अगर 1200 के नीचे चली जाती है तो वैसे केसेस में उसको नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर जितने भी प्रोबेबल ऑप्शन दी गई है, उसमें पहला 3 ऑप्शन ए, बी एंड सी ऑप्शन, जहां पर प्राइस 1200 के ऊपर है, यानी इन तीनों में प्रॉफिट होती है। सवाल है कि नुकसान कहां पर होगी, लॉस कहां पर होगी। तो उसके लिए आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर डी। अगर प्राइस 1175 रुपये में आ जाती है, यानी 1200 के नीचे आ जाती है, तो उसको नुकसान होती है। इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पे आप चैप्टर 3 पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमलाइन रहेगी 33 मिनट्स 59 सेकंड्स। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन आपके सामने है और इसके रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन ये है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूं आपने आंसर गेस कर लिए है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे ये सवाल पूछा जा रहा है कि डेरिवेटिव सेगमेंट में, यानी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को अगर कोई बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं तो इसके लिए कौन मार्जिन पे करते हैं। तो इसकी आंसर मैं आपको सिंपल तरीका से बताता हूं। देखिए, डेरिवेटिव मार्केट में कोई भी अगर ट्रेड करते हैं, चाहे वो बाई करे या फिर सेल करे, हर तरह का ट्रेडर को वो मार्जिन देना पड़ता है। बाई करने से भी मार्जिन लगती है और सेल करने से भी मार्जिन लगती है। चाहे वो क्लाइंट हो, आर्बिट्रेजर हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो,
या फिर किसी भी तरह की कोई हो, हर किसी को मार्जिन देना पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे आंसर क्या होना चाहिए। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव ऑप्शन। इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो चैप्टर 3 पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट के ऊपर डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमलाइन रहेगी 4 मिनट 20 सेकेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है और प्रोबेबल आंसर ऑप्शन ये है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्लियरली पूछा जा रहा है स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस का रिलेशन क्या है। तो इस रिलेशन की नाम है कॉस्ट ऑफ कैरी। तो आप समझ गए होंगे आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉस्ट ऑफ कैरी। इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के रूप में आप चैप्टर 3 पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमलाइन रहेगी 1 मिनट 11 सेकंड की। क्वेश्चन नंबर 15, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ये आपके सामने है और ऑप्शन भी साथों साथ है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए बुल का मतलब क्या है। इन्वेस्टर को जब लगता है कि मार्केट ऊपर जा सकती है, यानी प्राइस इंक्रीज हो सकती है, तो ऐसे केसेस में उसको बुल कहा जाता है। और बियर्स किसको कहा जाता है? अगर इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट गिरने वाली है यानी फॉल होने वाली है, तो उसको हम लोग बियर कहते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ कह रही कि इन्वेस्टर वही इन्वेस्टर है जिसको लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, उसको हम लोग बुल कहते हैं। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ट्रू। इसके बारे में अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो चैप्टर 1 बेसिक ऑफ डेरिवेटिव का जो वीडियो है वो वाला वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की टाइमलाइन रहेगी 14 मिनट्स 31 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके स्क्रीन पे है और इसकी प्रोबेबल आंसर ऑप्शन ये है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए किसी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का जो एक्सपायरी होती है वो महीने के लास्ट थर्सडे को की जाती है और वो लास्ट थर्सडे ट्रेडिंग डे होना पड़ेगा। अगर कोई कारण की वजह से अगर लास्ट थर्सडे हॉलीडे है तो उसकी जो प्रीवियस डे है उस दिन एक्सपायरी होती है। एज पर एग्जांपल मान लीजिए किसी भी एक महीने का लास्ट थर्सडे है 25 तारीख। अब वो 25 तारीख मान लीजिए कि उस दिन हॉलीडे है, उस दिन मार्केट में ट्रेड नहीं हो रही है, तो वैसे केसेस में उसका प्रीवियस डे यानी 24 तारीख को एक्सपायरी होगी। तो आप समझ सकते हैं इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द प्रीवियस वर्किंग डे। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पे आप चैप्टर 3 पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट्स के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमलाइन रहेगी 28 मिनट 5 सेकंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसके रिलेटेड जो प्रोबेबल आंसर ऑप्शन है ये है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे इस तरह की सवाल पूछा जा रहा है कि ऐसा एक कॉस्ट का आइडेंटिफाई करो, इस तरह की कॉस्ट को स्टॉक मार्केट में ऐड की जाती है, लेकिन इस तरह का कॉस्ट कोई ट्रेडर और इन्वेस्टर पे नहीं करते और उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में भी इसको अपीयर नहीं की जाती। यानी ट्रेडर और इन्वेस्टर को जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स मिलती है उसमें भी ये दिखते नहीं है। तो इस तरह की कॉस्ट के नाम क्या है? तो सिंपल सी आंसर है इम्पैक्ट कॉस्ट, यानी आंसर होगा आपके लिए ऑप्शन बी, इम्पैक्ट कॉस्ट। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 2, जहां पर मैं अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स इसके बारे में डिस्कशन किया, ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 27 मिनट्स 40 सेकेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसके रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन आपके सामने है। आप वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी भी स्टॉक की प्राइस की जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कौन पे करते हैं। मैंने आपको कई बार बोला है अपने डिस्कशन में, ऑप्शन को जो बाय करते हैं वही प्रीमियम पे करते हैं। यानी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का बायर वो ऑलवेज प्रीमियम पे करते हैं और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का जो सेलर होती है वो प्रीमियम रिसीव करते हैं। यानी सेलर को प्रीमियम मिलती है और बायर प्रीमियम पे करती है। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बायर टू ऑप्शन सेलर। यानी ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को प्रीमियम पे करते हैं। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के रूप में चैप्टर 4 यानी इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन ये वाली वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 16 मिनट 40 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 ये आपके स्क्रीन पे है और इसके रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन आपके सामने है।
आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर बायर के पास किसी भी तरह की लॉन्ग पोजीशन है, उसको क्लोज करने के लिए उसको शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा, यानी जो बाय किए हैं उसको क्लोज करने के लिए सेल करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो बाय ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के लिए उसको शॉर्ट पोजीशन लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो आंसर होगा आपके सामने है ऑप्शन बी, शॉर्ट पोजीशन। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के रूप में चैप्टर 3 पार्ट 2 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू फॉरवर्ड एंड फ्यूचर मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 11 मिनट्स 6 सेकंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे है और क्वेश्चन की प्रोबेबल आंसर ऑप्शन ये है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है, कॉल ऑप्शन एक बायर को क्या देती है। तो वीडियो में मैं जब कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया, उसमें मैं बायर का राइट के बारे में भी डिस्कशन किया। पहली बात तो मार्केट जब बुलिश होती है तभी कॉल ऑप्शन ली जाती है, और मार्केट जब बेयरिश होती है तब पुट ऑप्शन ली जाती है। तो एक बायर जब कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं, इसका मतलब कॉल ऑप्शन से उसको बाय करने का राइट मिलती है, किसी भी अंडरलाइंग एसेट को बाय करने का राइट मिलती है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बायर के पास सेलर से किसी भी तरह की कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहती। तो आप समझ गए होंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट टू बाय द अंडरलाइंग एसेट। अगर इसके बारे में आपको अधिक जानकारी चाहिए तो चैप्टर 4 पार्ट 1 वाला वीडियो आप देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 9 मिनट्स 00 सेकंड। अब मैं डिस्कशन करूंगा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसके रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन आपके सामने है। ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एबीसी कंपनी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक ट्रेडर ने उसको सेल करके रखा है 25 रुपया पर शेयर में। इस कॉन्ट्रैक्ट की लॉट साइज है 50, यानी एक लॉट में 50 शेयर्स होती है, और उसके साथ साथ उस शेयर्स को उसने बाईबैक किया 2700 रुपया में। तो आप सिंपली समझ गए होंगे, 2500 रुपया में सेल किया और 2700 रुपये में खरीदा, यानी सेलिंग प्राइस कम है, बाइंग प्राइस ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, उसको लॉस हुई है। अब कितनी लॉस हुई है, तो 2700 रुपया से 2500 रुपया माइनस कर दीजिए, यानी 200 रुपया लॉस हुई है एक शेयर में। अब एक लॉट खरीदे थे जहां पर 50 शेयर्स थे, तो 50 शेयर्स में कितनी लॉस होती है। अगर एक शेयर में 200 रुपया तो 50 शेयर्स में 10,000 रुपया लॉस होती है। तो यहाँ पर आप 200 के साथ 50 को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपके सामने 10,000 रुपया आ जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 10,000 रुपये की लॉस। इसका कैलकुलेशन समझने के लिए नीचे स्क्रीन में आप देखिए, कैलकुलेशन को मैं पूरी तरह यहाँ पर एक्सप्लेन किया। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये आपके स्क्रीन पे है। स्कोर क्या है, इसके लिए प्रोबेबल आंसर ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, स्कोर एक सेबी का वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम है। अगर किसी भी क्लाइंट को अगर किसी भी तरह की खेद है, कोई कंप्लेन है, तो स्कोर की वेबसाइट में जाकर वो अपना कंप्लेन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस तरह की कंप्लेन अपना ब्रोकर के नाम पे कर सकते हैं, एक्सचेंज को कर सकते हैं और सेबी के पास भी कर सकते हैं। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेबीज वेब बेस्ड कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पर आप चैप्टर 10, जहां पर मैं सेल्स प्रैक्टिसेस एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस के बारे में डिस्कशन किया, ये वाली वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 19 मिनट्स 50 सेकेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन आपके सामने है और इसके रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन आपके सामने है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे पूछा जा रहा है, अगर किसी ट्रेडर को डेरिवेटिव ट्रेडिंग में अगर लॉस हो जाती है, नुकसान हो जाती है, तो इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से सेम ईयर में अगर उस लॉस को दिखाना है तो कौन सी कैटेगरी में दिखा सकते हैं। तो इस तरह का लॉस को अदर बिजनेस इनकम के अंदर दिखाते हैं, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकम फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप रेफरेंस के तौर पर चैप्टर 9, जहां पर मैंने अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के बारे में डिस्कशन किया, वो वाले वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 10 मिनट्स 35 सेकेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसके रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन आपके सामने है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आंसर को गेस कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
देखिए यहाँ पर ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक ट्रेडिंग मेंबर है, उसका 2 क्लाइंट है, एक का नाम एम है और एक का नाम एन है। एबीसी कंपनी का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सीरीज एम ने 300 कॉन्ट्रैक्ट खरीदे हैं और एन ने 250 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं। तो ओपन पोजीशन कितनी है? देखिए यहाँ पर क्लाइंट अलग अलग है, तो दोनों का अलग अलग से कैलकुलेशन करेंगे, चाहे वो बाई करे या फिर सेल करे। एम ने 300 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं और एन ने 250 कॉन्ट्रैक्ट सेल किया है, तो दोनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो टोटल ओपन पोजीशन कितनी है? एम का जो ओपन पोजीशन है 300 है और एन का जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट है वो 250 है। तो कुल मिलाकर टोटल हो जाता है 300 प्लस 250 यानी 550। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 550। टोटल 550 कॉन्ट्रैक्ट आउटस्टैंडिंग है यानी ओपन पोजीशन में है। इसके बारे में अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे कैलकुलेशन दी गई है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है और इसके रिलेटेड प्रोबेबल आंसर ऑप्शन आपके सामने। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर को गेस कीजिए। आशा करता हूँ आपने आंसर गेस कर लिया है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। जो स्टॉक है उसकी करंट प्राइस है 340 रुपया एक शेयर की और उसकी कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस जो है 300 रुपीज, जिसकी कोट है ₹56। अब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब कैसे करें? आपको शायद याद होगा, किसी भी अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उस स्टॉक का करंट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी आप देख सकते हैं, करंट प्राइस 340 और स्ट्राइक प्राइस 300। तो 340 माइनस 300 तो कैलकुलेशन होकर आती है 40। तो आपके लिए आंसर होगा ऑप्शन बी 40। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो रेफरेंस के तौर पे चैप्टर 4 पार्ट 1 वाला वीडियो देख सकते हैं, जहां पर मैं इंट्रोडक्शन टू ऑप्शन के बारे में डिस्कशन किया। वीडियो की टाइमिंग रहेगी 23 मिनट्स 30 सेकेंड्स। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आप चाहे तो मेरा वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की डाउट से क्वेरीज है तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट लिख सकते हैं। तो स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।